नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दिसंबर है, एक महीने बाद मतलब हमारा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का। और आप सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपके लिए केवल उन कंटेंट्स को लाने की कोशिश करूँगा जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिनसे प्रश्न जो है बनते हैं। देखिए, प्रश्न कैसे बनते हैं, पहले आप प्रश्नों की प्रकृति समझ लीजिए कि मतलब जो क्वेश्चंस है उनका नेचर क्या है। क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कोई भी रचना दे दी जाएगी, उसके डेट्स के बारे में बताना है, रचनाकार कौन है इसके बारे में बताना है। कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, कथन दे दिए जाएंगे, वो पूछा जाएगा किस कहानी से है, किस मतलब रचना से है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, किस पात्र ने ये बातें कही हैं। तो अब हम जो भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिन भी चीज़ों को देखेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और आप उनको बहुत ही ध्यान से और हो सके तो कॉपी और पेन से नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करना और अपना जो टाइम है, जितना भी आपने पुराना पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना, ताकि वो बिल्कुल याद हो जाए और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो देखिए, आज मैं यूनिट 10, आपको पता है इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलते हैं, रेखा चित्र हैं, कहानियां, कई तरह की रचनाएं जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, आज मैं यूनिट 10 हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के लिए लेके आया हूं। और इसमें आपको पता है कि कितनी सारी रचनाएं हैं। उन सभी रचनाओं के हम रचनाकारों के बारे में जानेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, किस विधा में रचनाएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली रचना है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें जो कि संस्मरण विधा में लिखी गई है, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1941 है। ठीक है, 1941 से 1945 इसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो आप इस डेट को याद रखिएगा कि 1941 से 1945 में ये लिखी गई, 1945 में इसका प्रकाशन हो गया, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी रचना जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा, यह भी संस्मरण ग्रंथ है और ठकुरी बाबा इसका नाम है। और इसका भी प्रकाशन जो है 1945 में हुआ है। तो ये देखिए, ये मतलब संस्मरण है महादेवी वर्मा का, ठकुरी बाबा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे कई बार जो है एनटीए प्रश्न बना चुका है, यूजीसी में आ चुका, मतलब एग्जाम में आ चुका है। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। 2010 की रचना है मुर्दहिया, जो कि तुलसी राम की रचना है और दलित रचनाकार है, जैसा कि आपको पता है। और इसी की दूसरी कड़ी है मणिकर्णिका, जो कि 2014 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो मुर्दहिया जो रचना है आत्मकथा है, मतलब खुद के बारे में जो लिखता है खुद व्यक्ति, उसको आत्मकथा कहते हैं। और तुलसी राम के द्वारा यह रचना लिखी गई है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दलित रचनाकार है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद घर में, देखिए प्रेमचंद घर में जो जीवनी विधा के द्वारा लिखी गई है, मतलब जीवनी में लिखी गई है। और ये जो है बायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है, जो शिवरानी देवी है वह प्रेमचंद की पत्नी थी। दूसरी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। प्रेमचंद का एक विवाह पहले भी हुआ था, जो कि उनसे 10 वर्ष बड़ी औरत थी। और एक उन्होंने बाद में भी शादी की थी शिवरानी देवी से, जो कि उनसे छोटी थी। तो देखिए, प्रेमचंद प्रेमचंद घर में जीवनी विधा में लिखा गया है, ठीक है। और 1946 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये देखिए, जितने भी ये मतलब डेट्स हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। आपको थोड़ा ये जो मतलब हिंदी में लिखे हैं डेट्स कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, हो सके तो आप नोट कर लीजिए। 1946 में प्रेमचंद घर में जीवनी विधा में लिखी गई शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं 2006 में एक कहानी यह भी आत्मकथा है और मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। आपको पता है मन्नू भंडारी के जो पति थे राजेंद्र यादव, वह भी हिंदी साहित्य में बहुत बड़े नाम हैं और उनके बारे में भी, उनकी भी बहुत सारी रचनाएं जो है पूछी जाती है। तो एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाभोज नाटक और उपन्यास, वह भी इन्हीं की रचनाएं हैं। फिर देख लेते हैं 1974 की रचना है आवारा मसीहा। तो 1974 की रचना है आवारा मसीहा, जीवनी विधा में लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर के बारे
विष्णु प्रभाकर जो है इसके रचनाकार हैं। शरद चंद्र की जीवनी है, जो शरद चंद्र थे बंगाल में जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, मतलब समाज सुधारक थे, उनके बारे में लिखा गया है। और जीवनी विधा के रूप में ये जो कहानी है आवारा मसीहा लिखी गई है। और देख लेते हैं 1961 की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है हरिवंशराय बच्चन की, जो वर्तमान में अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते होंगे। उन्हीं के पिता थे हरिवंशराय बच्चन, जो कि लेखक थे, और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसमें बहुत सारे सबटाइटल्स हैं जिनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो हो सके तो आप उनको भी देख लेना। और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ है। अब देख लीजिए 2014 से 2016 में आप खुदरी 2016 में आप खुदरी का प्रकाशन हुआ है। आत्मकथा के फॉर्म में लिखी गई है। आत्मकथा मतलब इसकी विधा है रचना की, और रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भोला राम का जीव 2010 में भोला राम का जीव कहानी विधा के रूप में लिखा गया है। हास्य व्यंग है, मतलब हास्य कहानी है, व्यंग किया गया है शासन व्यवस्था पे, कि जो शासन मतलब जो सरकारी विभाग है वो कैसा भ्रष्टाचार है उसमें, कि मरने के बाद भी जो जीव है उसी में अटका रहता है। तो ये जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है और 2010 इसका प्रकाशन वर्ष है। अब देख लेते हैं जामुन का पेड़। देखिए जामुन का पेड़ जो रचना है इसका जो प्रकाशन है 1960 में हुआ है। जामुन का पेड़ इसका जो प्रकाशन है 1960 में हुआ है। कहानी विधा के रूप में लिखा गया है और कृष्ण चंदन जो है इसके रचनाकार हैं। और देख लीजिए 1946 में संस्कृति के 4 अध्याय आलोचना है। 1946 में संस्कृति के 4 अध्याय आलोचना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसको जो इसकी डेट है, इसके जो रचनाकार हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए ये जो रचना है 1947 की रचना है, एक लेखक की डायरी। 1947 ईस्वी की रचना है, एक लेखक की डायरी के फॉर्म में लिखा गया है। मुक्तिबोध की रचना है और आपको पता होगा कि मुक्तिबोध का जो जन्म है 1917 में हुआ था। और इनकी जितनी भी मतलब कविताएं हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी जो कविताएं हैं हो सके तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी कविताएं जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और देख लीजिए क्या है 1937 की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। 1937 ईस्वी की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। यात्रा वृतांत है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। राहुल सांकृत्यायन आपको पता है घुमक्कड़ लेखक थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा घूमना ये पसंद करते थे। ये हर जगह घूमते रहते, भारत भ्रमण इन्होंने पूरा किया हुआ है और इनको मतलब घुमक्कड़ शास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी की रचना है। अब देख लेते हैं 1953 ईस्वी की रचना है अरे या यावर रहेगा याद। यात्रा वृतांत है, यह भी अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। अज्ञे का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। देखिए अज्ञे का जो जन्म है 1911 में हुआ था। तो इनकी जो रचना है, इनकी एक रचना है त्रिशंकु, कहानी विधा में लिखी गई है। और अज्ञे की ही रचना है शेखर एक जीवनी और शेखर एक जीवनी पार्ट 2। इन्होंने 2 भागों में शेखर एक जीवनी को लिखा है, उपन्यास विधा में लिखा है। पहले का प्रकाशन 1940 में हुआ है, दूसरे का प्रकाशन 1944 में हुआ है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। और हर बार प्रश्नों का मैंने देखा है कि जो शुरुआत के 50 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हिंदी साहित्य में अगर आप PYQs को देखें तो जो शुरुआत के 50 क्वेश्चंस होते हैं वह वन लाइनर होते हैं, एक तरह से कि आप उसको 1 वर्ड में आंसर दे सकते हैं। और जो 50 क्वेश्चन बाद वाले आएंगे उसको आपके लिए सिलेबस जो है पूरा पढ़े रहोगे तब जाके उत्तर दे पाओगे। तो जो शुरू के 50 क्वेश्चन है इन्हीं से बनेंगे। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और इनसे जो प्रश्न बने आप उत्तर देने में सक्षम हो। और इन रचनाकारों की जितनी भी रचनाएं हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जितने भी सिलेबस में रचनाकार लगे हुए हैं
जितनों की भी रचनाएं दी गई है, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उन्हीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप उत्तर दे सके। तो देखिए, अब आपके पास जो समय है केवल रिवीजन और प्रैक्टिस का है। नया कंटेंट अब मत पढ़िए, फायदा नहीं होगा ज़्यादा पढ़ने का। केवल प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आप जितना पढ़ चुके हैं उसको और मजबूत कर सके और प्रश्न जो है गलत ना हो। तो अब वो समय है जब आपको केवल प्रैक्टिस और मतलब रिवीजन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, अगले लेक्चर में, और उसमें हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किस प्रकार के जो प्रश्न या किन किन चीज़ों की डिमांड स्टूडेंट्स को रहती है, उसी प्रकार के मैं चीज़ों को आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप बने रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, और आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा हिंदी साहित्य का कि आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा, और आपका जो 80% हिंदी साहित्य का सिलेबस है यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।